हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम गणित इस विषय की पाठ योजना बनती कैसे है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए गणित की पाठ योजना। सबसे पहले जिस भी क्रमांक की आपकी पाठ योजना है वह क्रमांक को आपको सबसे ऊपर डालना है। उसके बाद में आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत है उस महाविद्यालय का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में विषय, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वह लिखना है। प्रकरण, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और अगर उप प्रकरण है तो उसके बारे में भी लिखना है। उसके बाद में दिनांक, समय, कक्षा, कौन सी कक्षा का आप पढ़ा रहे हैं, कालांश, कौन से नंबर का आप पीरियड पढ़ा रहे हैं वह वहाँ लिखना है, और विद्यालय, जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है उस स्कूल का नाम आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस संपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर जो उद्देश्य बनते हैं उन्हें सामान्य उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि यह पाठ योजना गणित की है, अतः ये जितने भी सामान्य उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्य गणित इस विषय के ऊपर बनाए जाएंगे। आप जितनी भी गणित की पाठ योजना बनाएंगे उन सभी पाठ योजनाओं में सामान्य उद्देश्य एक जैसे होंगे। साधारणतः ये सामान्य उद्देश्य 15 लिखे जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य उन उद्देश्य को कहा जाता है जो कि आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के आधार पर आपके विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत उन उद्देश्यों को लिया जाता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, और भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्य में ऐसे उद्देश्य को लिया जाता है जिसके द्वारा विद्यार्थी कोई चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं या उनके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद में क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक उद्देश्य ऐसे उद्देश्य को लिया जा सकता है जिसके अंदर वे उदाहरण सॉल्व कर सकेंगे, मॉडल बना सकेंगे, चार्ट बना सकेंगे। इस तरीके से जितनी भी क्रियाएं आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से पढ़ाते वक्त उससे रिलेटेड उन क्रियाओं के बारे में क्रियात्मक पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद में आता है आपका अगला पॉइंट सहायक शिक्षण सामग्री। इस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जो भी सामग्री का आप लेसन पढ़ाते वक्त प्रयोग कर रहे हैं वह सामग्री आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद में आती है आपकी शिक्षण विधि। हर विषय की विधि, शिक्षण विधि अलग अलग होती है, मतलब हर विषय को पढ़ाने की अपनी एक विधि होती है, अपना एक तरीका होता है। तो यह गणित की विधि है। गणित पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने जो व्याख्यान, प्रदर्शन या प्रश्नोत्तर विधि लिखी है ये इन्होंने गलत लिखी है, क्योंकि जो भी गणित की विधियाँ होती है उसमें से यह विधि नहीं है। यहाँ पर आगमन, निगमन, संश्लेषणात्मक, प्रोजेक्ट, इस टाइप की विधियाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसके अंतर्गत पहले उदाहरण दिया और फिर उसके ऊपर नियम निर्धारित किया तो वहाँ पर आपकी आगमन विधि हो जाएगी, और अगर पहले आपने नियम दिया और उसके बाद में उदाहरण निकाला तब वहाँ पर आपकी वह निगमन विधि हो जाएगी। तो इन दोनों विधियों में से जिसके द्वारा आपने यहाँ पढ़ाया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संदर्भित विद्यार्थियों को पहले से ही जानकारी है, ऐसा हम गृहित रखते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना ये जो होती है, ये प्रस्तावना प्रश्न विद्यार्थियों के माइंड को हमारे विषय की ओर आकर्षित करने के लिए पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न बनाने हैं जो कि विद्यार्थियों का ध्यान आपकी ओर खींच सके। यह प्रश्न हमेशा सरलता से कठिनता की ओर लिखे जाते हैं, और यह प्रश्न जिगजैग वे में लिखे जाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो आंसर आता है उसके आधार पर आपका दूसरा प्रश्न निर्माण होता है, और दूसरे प्रश्न के आंसर के आधार पर आपका तीसरा प्रश्न निर्माण होता है। सबसे लास्ट वाला प्रश्न ऐसा बनाया जाता है जिसका उत्तर विद्यार्थी तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह उत्तर आपको देना होता है, और उस उत्तर का आंसर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक का नाम आना चाहिए।
इसे ही समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं। और जब आप समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो खुद ब खुद आपके मुंह से आपके टॉपिक का नाम आता है और उसे ही उद्देश्य कथन कहते हैं। जैसे कि देखिए इसमें यह पूछा है कि अच्छा तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बताइए। समस्यात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को वो आंसर नहीं देते आ रहा है, तब जो छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका है उसने अपना उद्देश्य कथन किया कि आज हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके सूत्र को जानेंगे। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उद्देश्य बताया। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है या अगला टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे पहले कॉलम को नाम दिया जाता है शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम को नाम दिया जाता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, तीसरे कॉलम को नाम दिया जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार और चौथे कॉलम को नाम दिया जाता है शाम पर कार्य। अब देखिए शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह बिंदु सारे लिखे जाते हैं और छात्राध्यापिका के व्यवहार में जो आप विद्यार्थियों को उस बिंदु समझा रहे हैं, वह गणित सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो वह लिखा जाता है। और उसके बाद में जो विद्यार्थियों का व्यवहार आता है, विद्यार्थियों का व्यवहार जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो विद्यार्थी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और अपनी कॉपी में उतार भी रहे हैं, तो यहाँ आपको लिखना है। और जो आप ब्लैक बोर्ड पर वर्क कर रहे हैं वो वर्क आपको शामपट कार्य में लिखना होता है। इस तरीके से आपके ये 4 कॉलम बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले तो इन्होंने सूत्र बताया, फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ये देखिए यहाँ प्रश्न इन्होंने सॉल्व किया, तो ये प्रश्न ये सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए छात्राध्यापिका के व्यवहार में लिखा हुआ ये प्रश्न पूरा सॉल्व हो रहा है और इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और शामपट के ऊपर वो जो कार्य कर रहे हैं वो इधर उधर लिखते चलना है। आपको इसी तरीके से पूरी आपकी पाठ्य योजना बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि हर पेज के ऊपर जो आपके प्रस्तुतिकरण के 4 कॉलम बनते हैं वो 4 कॉलम के जो नाम होते हैं वो आपको हर पेज के ऊपर शो करना ही है। देखो नेक्स्ट पेज शुरू हो गया है और इसके ऊपर भी चारों के चारों कॉलम जो है वो चारों के चारों कॉलम के बारे में बताया गया है। देखिए इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी पाठ्य योजना बनती है। ये देखिए वही पॉइंट आगे भी चल रहा है, वही चीज़ आगे भी आ रही है। देखिए पूरी चीज़ वही है, वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। पूरा गणित इसमें सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का कॉलम समाप्त होता है, मतलब आपका पढ़ाना समाप्त होता है यहाँ पर। और उसके बाद में आपका शुरुआत होती है पुनरावृत्ति प्रश्नों को। ये देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो कि आप टॉपिक पढ़ा चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए, उस टॉपिक के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आप जो प्रस्तुतिकरण के कॉलम में 1 या 2 प्रश्न उसमें से भी आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे खाली स्थान भरिए, आंसर 1 वर्ड, उसके साथ में मैच दी कॉलम्स। इस तरीके से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देने रहते हैं। उसके बाद में गृह कार्य का आपका कॉलम आता है। गृह कार्य में आपको जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न देना है आपको गृह कार्य पर घर से करके लाने के लिए। उसके बाद में आपका अगला शुरू होता है, अगला पॉइंट शामपट सारांश बोला जाता है इसको। ये आपको पूरी ब्लैक शीट पर लिखना होता है। जो आपने पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी वो जैसे कि तैसे बिंदु आपको उस पर लिखने होते हैं। और उसके बाद में नीचे आपके शिक्षण बिंदु लिखने हैं। शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण के कॉलम में जो शिक्षण बिंदु का कॉलम है उसमें आपने जितने भी पॉइंट क्लियर किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे करके आपको नीचे लिख देने होते हैं। उसके बाद में आपको सिग्नेचर लेनी होती है। एक तो आपकी स्वयं की आती है, फिर विषय शिक्षक की आती है और पर्यवेक्षक की आती है। इस तरीके से आपकी गणित की पाठ्य योजना बनती है। ध्यान रखना है कि जो हमने सामान्य उद्देश्य बताए हैं वो सामान्य उद्देश्य 15 सभी पाठ्य योजनाओं में जो आप 20 पल्ले संतान बनाने वाले हैं उन सभी पाठ्य योजना में आपकी सेम ही उद्देश्य आए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।